What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, आपने ब्रेक्जिट, फ्रेक्सिट या हिग्जिट जैसे टर्म्स तो सुनी ही होंगी। जी हाँ, जब ब्रिटेन ने एक रेफरेंडम के चलते यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया तो उसको ब्रेक्जिट कहा गया। उसी तरह जब फ्रांस या हंगरी जैसे देश यूरोपियन यूनियन से अलग होने की मुहिम करते हैं तो उसको फ्रेक्सिट या हिग्जिट कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी टेक्सिट के बारे में सुना है? टेक्सिट यानी टेक्सास प्लस एग्जिट, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यूनाइटेड यूनियन से टेक्सास की एग्जिट। जी हाँ दोस्तों, टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 50 स्टेट्स में से एक है और ये कोई छोटा मोटा मामूली स्टेट नहीं है। साउथ सेंट्रल यूएस में लोकेटेड 30 मिलियन से भी ज्यादा रेसिडेंट्स वाला यह स्टेट एरिया और पॉपुलेशन दोनों ही टर्म्स में अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। जाहिर है कितना बड़ा स्टेट पूरे देश के लिए एक अहम वैल्यू होल्ड करता है। साथ ही साथ ये अपनी नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल वेल्थ के चलते पूरे देश का एक एसेट बन चुका है। यही कारण है कि काउबॉय कल्चर से मशहूर स्टेट को अमेरिका का लोन स्टार स्टेट भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ दुविधा ये है कि ये स्टेट आए दिन यूएस से अलग होकर एक सेपरेट कंट्री बनाने की मांग करता है। जब किसी देश का कोई हिस्सा उससे अलग होकर खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करने की कोशिश करता है तो उसको सेसेशन कहा जाता है। और टेक्सास में सेसेशन की ये मांग कई सालों से यूं ही एग्रीगेट होती आ रही है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर टेक्सास के सेसेशन की कहानी क्या है? टेक्सास में सेसेशन की डिमांड बार बार क्यों उठती है? टेक्सास यूएस से अलग क्यों होना चाहता है? और क्या अमेरिकन यूनियन सच में इतना फ्रेजाइल है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण है या फिर कोई अमेरिकन पॉलिटिक्स जिम्मेदार है? और इसीलिए इस वीडियो में हम आपके लिए टेक्सास और उसके सेसेशन से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, टेक्सास के सेसेशन की डिमांड को समझने के लिए हमें आपको उसके इतिहास से रूबरू कराना होगा और जाहिर है कि टेक्सास के इतिहास को समझने के लिए हमें अमेरिकन हिस्ट्री को भी समझना होगा। तो आइए आपको समय में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1492 में इटालियन एक्सप्लोरर और नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकास की खोज की और यहीं से अमेरिका में यूरोप के साम्राज्यवाद यानी कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई। 1565 में सबसे पहली बार स्पेनिश कॉलोनिस्ट ने नॉर्थ अमेरिका के सेंट ऑगस्टीन यानी प्रेजेंट डे फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको में अपनी पहली परमानेंट सेटलमेंट स्टैब्लिश की। इसके बाद फ्रांस ने मिसिसिपी रिवर के किनारे न्यू ऑरलियंस और बाकी रीजन्स में धीरे धीरे अपनी सेटलमेंट स्टैब्लिश करनी शुरू की। फिर नॉर्थ अमेरिका की इंग्लिश कोस्ट पर इंग्लिश सेटलमेंट शुरू हुए जो 1607 में जेम्स टाउन की वर्जीनिया कॉलोनी और 1620 में प्लाईमाउथ की सेंट पिलग्रिम के रूप में सामने आने लगी। 1784 में रशियंस पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने 3 सेंट्स बे पर अलास्का में अपनी परमानेंट सेटलमेंट स्टैब्लिश की। 1760s तक एपेलेशियन माउंटेन के ईस्ट में अटलांटिक की कोस्ट पर ब्रिटिशर्स अपनी 13 कॉलोनी स्टैब्लिश कर चुके थे, जिसमें लगभग 2.5 मिलियन नेटिव अमेरिकन की कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशन रह रही थी। ये 13 कॉलोनीज थी न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, डेलावेयर, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। यही आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनने वाले थे, पर फिलहाल इन्हें ब्रिटिशर्स ओवरसीज डिपेंडेंसीज के नाम पर एडमिनिस्टर करने लगे। उधर एपेलेशियन माउंटेन की नेचुरल बाउंड्री के पीछे वेस्ट में एक वास्ट फ्रेंच टेरिटरी भी स्टैब्लिश हो चुकी थी जो मुख्य तौर पर फर ट्रेड में इंगेज थी। नॉर्दर्न रीजन्स फिशिंग और ट्रेड पर डिपेंडेंट थे, जबकि साउथ में क्लाइमेट टोबैको, राइस और कॉफी के क्रॉप्स के लिए आइडियल था। इसी के चलते यूरोपियन सेटलर्स और वहां के रिच लैंड ओनर्स ने इन टेरिटरीज पर काम करने के लिए अफ्रीका से ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के थ्रू स्लेव ट्रैफिकिंग शुरू की। इस बढ़ते कॉलोनाइजेशन की वजह से नेटिव अमेरिकन को भारी मात्रा में डिस्प्लेस किया जाता था और कई बार तो उनको मार भी दिया जाता था और ये एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान यहाँ ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज के बीच टेरिटोरियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता गया। इस राइवलरी ने आगे चलकर 7 इयर्स वॉर का रूप ले लिया। इस वॉर में फ्रांस को ब्रिटिशर्स के हाथों एक शर्मनाक हार हासिल हुई। इसी के चलते नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस की कॉलोनीज, जिनको न्यू फ्रांस के नाम से जाना जाता था, वो ब्रिटिशर्स को सौंप दी गईं और इसी के साथ नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस का रूल लगभग खत्म हो गया। अब यहाँ केवल इंग्लैंड और स्पेन का राज था
यहाँ ब्रिटिशर्स इस वॉर में जीत तो गए थे, लेकिन ये वॉर उनके लिए बहुत कॉस्टली साबित हुआ। ब्रिटेन ने सोचा कि क्यों ना इस डेट की भरपाई कॉलोनीज की पॉपुलेशन से ही कराई जाए। ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज बढ़ते बढ़ते सभी हदें पार कर गईं, जिसके कारण उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा एक फुल फ्लेश्ड वॉर का रूप लेने लगा। उधर 7 इयर्स वॉर में मिली डिफीट का रिवेंज लेने के लिए फ्रांस और उसके अलावा स्पेन और यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ नेदरलैंड्स ने भी अमेरिका का सपोर्ट किया और ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर लॉन्च कर दिया। अक्टूबर 1781 में ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने यॉर्कटाउन में सरेंडर कर दिया और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुआ। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसमें आखिरकार ब्रिटिशर्स को अमेरिका की इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज करनी ही पड़ी। इसी के चलते मिसिसिपी तक की टेरिटरीज यूएस को वापस मिल गईं, लेकिन फ्लोरिडा को स्पेन ने सीज कर लिया। 1787 में यूएस के फाउंडिंग फादर्स ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर और फेडरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हुई 13 कॉलोनीज को उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नर अलॉट किया गया, इसके चलते उन्होंने अपनी सोवरेनिटी हासिल की। वहीं वेस्ट में कम से कम 60,000 फ्री सिटीजन्स की पॉपुलेशन वाली सभी टेरिटरीज को नए स्टेट्स बनाने के लिए अलाउ कर दिया गया। अब धीरे धीरे नए स्टेट्स बन रहे थे और यूनाइटेड स्टेट्स की लिस्ट में ऐड होते जा रहे थे। इन्हीं में से एक स्टेट टेक्सास भी था। दोस्तों 1821 तक मेक्सिको स्पेन से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुका था। मेक्सिको के इंडिपेंडेंस का मतलब था कि अब इस कॉन्टिनेंट पर यूएस का एक और कंटेंडर आ चुका था। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के टाइम पर टेक्सास यूएस का पार्ट नहीं था, बल्कि ये नॉर्दर्न मेक्सिको का पार्ट हुआ करता था। ये नॉर्दर्न मेक्सिको का वो रीजन था जहां पर मुख्य तौर पर कुछ नेटिव ट्राइबल पॉपुलेशन रहा करती थी। उनका सही मायनों में यूएस या मेक्सिको से कोई लेना देना नहीं था। ये इंडिपेंडेंट नेटिव ट्राइब्स इस रीजन में कई हजारों सालों से रह रही थी, लेकिन ये मेक्सिको के रूल के अंडर अब और समय नहीं बिताना चाहते थे। मेक्सिको गवर्नमेंट के बहुत से रूल्स इनको गवारा नहीं थे। उदाहरण के लिए मेक्सिकन रूलर्स ने यहाँ स्लेवरी को आउटलॉ कर दिया था, लेकिन यहाँ के लोकल स्लेव ओनर्स को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने मेक्सिको रूल के अगेंस्ट एक रेबेलियन छेड़ दिया। 1836 तक आते आते टेक्सास ने भी खुद को मेक्सिको से आज़ाद घोषित कर दिया और इसने अपने ओरिजिनल साइज से 2 गुना ज़्यादा लैंड क्लेम किया। टेक्सास रिवॉल्यूशन के बाद टेक्सास एक इंडिपेंडेंट नेशन बनकर सामने तो आया, लेकिन अब ये यूएस और मेक्सिको के हाईली कंटेस्टेड बॉर्डर्स के बीच एक कंटेस्टेड जोन बन चुका था। मेक्सिको ने कभी इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं दिया, लेकिन सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था। लेकिन साल भर लंबे चले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने टेक्सास को पूरी तरह बैंकरप्ट कर दिया। टेक्सास रिवॉल्यूशन के दौरान जिन्होंने इस लंबी लड़ाई को लड़ा था वो सेटलर्स थे जो यूएस से आकर ही वहां पर बसे थे। कहा जाता है कि इन्होंने इस रिवॉल्यूशन को फंड करने के लिए यूएस से बड़े लेवल पर डेट लिया, लेकिन पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण वो उस डेट की भरपाई करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे। अभी टेक्सास के इंडिपेंडेंस को 9 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि 1845 में टेक्सास ने खुद को एक डिपेंडेंट स्टेट के रूप में यूएस को सौंप दिया और इसके बदले यूएस ने टेक्सास का सारा अनपेड डेट भी माफ कर दिया। यहाँ आयरनी की बात यह है कि जो टेक्सन्स खुद को मैक्सिकन्स के टायरेनिकल रूल से निकालना चाहते थे, उन्होंने यूएस के साथ अपने मर्जर के फेवर में वोट किया। अब चूंकि अभी तक यूएस में स्लेवरी आउटलॉ नहीं हुई थी, तो टेक्सास के इनहैबिटेंट्स ने यूएस के रूल को उतना अपोज नहीं किया जिस तरह वो मैक्सिकन रूल को कर रहे थे। उधर यूएसए और मैक्सिको के बीच पुअर बाउंड्रीज होने के चलते दोनों कंट्रीज वॉर में एंगेज रहीं। इस एनेक्सेशन के बाद शुरू हुए बॉर्डर डिस्प्यूट ने 1846 में मैक्सिकन अमेरिकन वॉर को जन्म दिया और 1848 तक यूएसए इसमें विजयी रहा। वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ ग्वाडालुपे हिडाल्गो के तहत मेक्सिको ने अपने टेरिटरी का लगभग आधा लैंड यूएसए को दे दिया, जिसमें आज के टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, नेवाडा, यूटा और पोर्शंस ऑफ कोलोराडो और वेमिंग शामिल थे। यानी इस वॉर के बाद यूएस ने अपनी टेरिटरी को काफ़ी आगे तक एक्सपैंड कर दिया। लेकिन टेक्सास और यूएस की यूनिटी की कहानी यहीं कंक्लूड नहीं हुई। असल में यूएस के सदर्न स्टेट्स मुख्य तौर पर एग्रेरियन स्टेट्स थे और वहां अब भी स्लेवरी प्रैक्टिस की जाती थी, जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियल हो चुके थे और वो स्लेवरी के खिलाफ थे। दोनों ही साइड्स अपना अपना मॉडल नए वेस्टर्न स्टेट्स पर लागू करना चाहती थी। इसी के चलते नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट के बीच दूरियां और भी ज्यादा बढ़ गईं। लेकिन 1860 में अब्राहम लिंकन यूएस के नए प्रेसिडेंट बने और ये यूएस की हिस्ट्री में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना,
अब्राहम लिंकन पूरी तरह से स्लेवरी के अगेंस्ट थे और वो किसी भी कीमत पर इसको एबॉलिश करना चाहते थे। इसके रिस्पॉन्स में सदर्न स्टेट्स ने धीरे धीरे खुद को यूएसए से सिसीड करना शुरू किया। इन सभी सिसीड्स ने खुद को यूनाइटेड कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिक्लेयर कर दिया। इसी के चलते नॉर्थ के यूनियनिस्ट और साउथ के कॉन्फेडरेट्स के बीच एक सिविल वॉर छिड़ गया। टेक्सास भी इन्हीं कॉन्फेडरेट स्टेट्स में से एक था। इस सिविल वॉर की शुरुआत में ही टेक्सास में सेसेशन के ऊपर एक फॉर्मल वोट कराया जाता है और इसी के चलते टेक्सास यूनियन से फिर अलग हो जाता है। लेकिन इवेंचुअली 1865 में कॉन्फेडरेट स्टेट्स इस सिविल वॉर में हार जाते हैं। इसी के साथ ये सिविल वॉर खत्म हो जाता है और मार्च 30, 1870 को टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वापस रिजॉइन कर लेता है। यहाँ कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जब कॉन्फेडरेसी ने 1865 में एपोमाटॉक्स में सरेंडर किया, उसी के साथ सेसेशन का आइडिया भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस वॉर में यूनियन की विक्ट्री ने ये प्रेसिडेंट सेट किया कि यूनियन का कोई भी स्टेट लीगली सेसीड नहीं कर सकता है। सिविल वॉर खत्म होने से पहले ही यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सास वी वाइट केस 1869 में ये डिक्लेयर किया कि टेक्सास का सेसेशन कभी लीगल था ही नहीं। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी स्टेट यूनियन से यूनिलेटरली सेसीड नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने टेक्सास के सेसेशन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया और इसीलिए इस रेबेलियन के दौरान भी टेक्सास यूनियन का स्टेट ही था। खैर दोस्तों, इस सिविल वॉर खत्म हुआ, टेक्सास यूनियन में वापस चला गया, लेकिन इस लोन स्टार की टफ राइड अभी भी समाप्त नहीं हुई। अमेरिकन यूनियन के साथ हुए इस मर्जर के बावजूद टेक्सास को एक ह्यूज रिकंस्ट्रक्शन से होकर गुजरना पड़ता है। रेशियल डिवाइड और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण यहाँ सोशल हार्मनी एस्टैब्लिश करने में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन तब से अब तक टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही एक हिस्सा बना हुआ है। तो दोस्तों, इतिहास के सफर पर हमने देखा कि यूएस और टेक्सास के बीच की रिलेशनशिप हमेशा से ही एक बम्पी राइड रही है। सेसेशन और इंडिपेंडेंस टेक्सास के इतिहास की एवरग्रीन थीम्स रही हैं। भले ही आज ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यूनियन का पार्ट है, लेकिन आज भी समय समय पर इसके सेसेशन की डिमांड उठती रहती हैं। खासतौर पर जब सेंटर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल कर रही होती है तो ये डिमांड और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। एंड स्पेशली जब स्टेट में इलेक्शन का माहौल होता है तो ये डिमांड नई हेडलाइंस बनाने लगती है। ऐसा ही हाल ही में 2020 के इलेक्शंस के टाइम पर भी हुआ। कुछ रिपब्लिकन्स का कहना है कि टेक्सास के इंडिपेंडेंस को 150 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन टेक्सास के इंडिपेंडेंस की डिमांड अब से ज्यादा इंटेंस पहले कभी नहीं हुई। वहीं कुछ रिपब्लिकन्स का कहना है कि टेक्सास के इंडिपेंडेंस कोई ड्रीम या फिर कोई डिजायर नहीं है, बल्कि एक इनवेटेबल रियलिटी है और ये कब और कैसे होगा बस ये देखना बाकी है। 2009 में तत्कालीन टेक्सन गवर्नर रिक पेरी ने पहली बार मेजर नेशनल हेडलाइंस तब क्रिएट की थी जब उन्होंने मजाक मजाक में ये सजेस्ट किया था कि शायद टेक्सास यूनियन सेसीड करने वाला है। फिर जून 2022 में टेक्सास स्टेट रिपब्लिकन कन्वेंशन ने लेजिस्लेचर को पुश किया कि वो नवंबर 2023 में टेक्सन्स के आगे एक रेफरेंडम रखें ताकि वो ये डिटरमाइन कर सकें कि टेक्सास को अपने इंडिपेंडेंस को वापस रीअसर्ट करना चाहिए या नहीं। इतना ही नहीं, हाल ही में रिपब्लिकन सेनेटर ब्रायन स्लैटन ने एक बिल भी पास किया जिसका नाम था HB 3569 यानी टेक्सास रिपब्लिकन रेफरेंडम एक्ट। वो चाहते हैं कि इस रेफरेंडम के थ्रू टेक्सन्स इस बात पर वोट करें कि क्या स्टेट को यूएसए से एक नेशनल डिवोर्स के प्रोस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यदि ये बिल पास हो जाता तो 2024 के इलेक्शन बैलेट पर एक रेफरेंडम भी रखा जाएगा जो टेक्सास की इंडिपेंडेंस की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि HB 3569 एक ऐसा बिल नहीं है जो सेसेशन के फेवर या अगेंस्ट में फुल वोट कराता है, बल्कि ये एक ऐसा बिल है जो इस कॉन्सेप्ट के एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन को अलाउ करता है। अब यहाँ एक मेन सवाल ये भी है कि क्या आज टेक्सास ऐसा सच में कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, यूएस सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेट को सेसेशन की इजाजत नहीं देता है। टेक्सास वी वाइट केस में ये साफ तौर पर कहा गया है कि सिविल वॉर के टाइम पर भी कॉन्फेडरेट स्टेट किसी सेपरेट कंट्री की तरह अपने नेबर से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपनी राइटफुल फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबेलियन कर रहे थे। इसलिए इसको सिविल वॉर कहा गया। इसीलिए टेक्सास और बाकी स्टेट के बीच का यूनियन उतना ही कंप्लीट, परपेचुअल और इनडिसॉल्यूबल है जितना इनके ओरिजिनल 30 स्टेट्स का यूनियन था। यहाँ रिकंसिडरेशन या रिवोकेशन का कोई स्कोप नहीं है। लेट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एंटोनिन स्कालिया ने इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए ये तक कहा कि यदि सिविल वॉर ने देश के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को रिजॉल्व किया था तो वो केवल नो राइट टू सेसीड ही था।
यानी इसके ऊपर सोचने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता जब तक यहाँ कोई रिवॉल्यूशन नहीं होता या फिर स्टेट से कंसेंट नहीं मिलता। तो यदि आज टेक्सास का हर इलेक्टेड ऑफिशियल ये डिक्लेयर कर दे कि ये स्टेट यूएस का पार्ट था ही नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ तभी संभव होगा जब हर स्टेट इस बात पर एग्रीमेंट कर दे या फिर कोई सिविल वॉर जैसा एक रिवॉल्यूशन होता, तब शायद इसके कुछ मायने बदल सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि पहले हुए सिविल वॉर ने फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स को कंसोलिडेट किया और टेक्सास के सेसेशन के चांस को पूरी तरह क्लोज कर दिया। यानी आज भले ही इस सेसेशन की डिमांड बार बार उठती रहे, लेकिन लॉ इस बात को क्लियर करता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन रिपब्लिकन सेनेटर्स इस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं। दोस्तों, यूएस की फेडरल गवर्नमेंट और टेक्सास के रिपब्लिकन्स के बीच ये टसल तो काफी लंबे समय से यूं ही चलता रहा है। टेक्सास यूएस का सबसे बड़ा रिपब्लिकन स्टेट है और जाहिर है कि वो जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वैल्यूज और लॉज से एग्री नहीं करता। जब भी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ कंजर्वेटिव मेंबर्स फेडरल गवर्नमेंट की बाकी किसी पॉलिसी से अनॉय होते हैं, तब वो ये डिमांड रेज कर देते हैं। लेकिन जनरली ये डिमांड कितनी जस्टिफाइड है वो हम देख ही चुके हैं। यदि भारत की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुताबिक इंडिया को एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहने के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट इसीलिए कहा गया। यही कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आपको फेडरेशन शब्द देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इंडियन यूनियन यूएस की तरह कुछ स्टेट्स के इंटीग्रेशन से नहीं बना है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के वक्त ब्रिटिशर्स ने पावर का ट्रांसफर किसी एक प्रोविंस की गवर्नमेंट को नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किया था और फिर सेंटर के द्वारा स्टेट्स को खुद को गवर्न करने की लिमिटेड पावर्स दी गई। लेकिन यहाँ अल्टीमेट अथॉरिटी अब भी सेंटर के पास थी। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडियन फेडरेशन में हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मिलता है। इसीलिए इंडियन यूनियन को क्वाजी फेडरल भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्टेट को सेसेशन का राइट नहीं देता। इसलिए इंडियन यूनियन को इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन भी कहा जाता है। ऐसा ही एक सिमिलर मॉडल हमें कनाडा में भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इससे एकदम ऑपोजिट मॉडल पर काम करता है। यूएसए में स्टेट्स को सेंटर की तरह ही बहुत सिग्निफिकेंट पावर्स दी गई हैं। यूएस का फेडरेशन एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, जहां कुछ स्टेट्स ने साथ में आकर सहमति से एक यूनियन बनाने की पहल की है। लेकिन सेसेशन के केस में टेक्सास तब तक कुछ नहीं कर सकता है जब तक वो फेडरल गवर्नमेंट को लॉ में चेंज लाने के लिए कन्विंस नहीं कर लेता। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केवल 20% ही टेक्सास की पॉपुलेशन सेसेशन को फेवर करते हैं। यानी फिलहाल के लिए सेसेशन को मुमकिन बनाने के लिए पब्लिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दोनों ही नहीं है, और ऐसे में डिमांड एक रियल प्रपोजल से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन नैरेटिव बनकर रह जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन, और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस देखते हुए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन ऑफ टेक्सास इंडिपेंडेंस इज अ mere इलेक्टोरल posturing and not a real policy proposal. Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।